आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10th की सोशल साइंस की ज्योग्राफी का मैं आपको पहला चैप्टर करा रहा था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला। अब रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में मैंने अभी तक आपको कराया था मिनरल्स क्या होता है, फिर उसके बाद रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर मैंने बताया इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर उसके बाद टाइप ऑफ रिसोर्सेज जिसको हम 4 भागों में क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। फिर उसके बाद मैंने कराया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर। 4 तरह के रिसोर्सेज करा दिए थे। इसके बाद मुझे आज आपको कराना है सॉइल क्या है। सॉइल क्या है बेटा? सॉइल एक ऐसी चीज़ है जिसको बनने में 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में कम से कम 1000 साल लगते हैं। इतना है। अगर अर्थ पर सॉइल नहीं हुई या सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर नहीं हुई तो क्या होगा, हम कुछ भी चीज़ ग्रो नहीं कर पाएंगे, जितनी भी क्रॉप्स होती है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे देश में जर्नली हम इसको 6 भागों में क्लासीफाई करते हैं। पहला है एलुविला सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड एंड येलो सॉइल, चौथा है लेटराइट सॉइल, पांचवा एरिड सॉइल और छठा फॉरेस्ट सॉइल। इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली सॉइल आती है एलुविला सॉइल। एलुविला सॉइल को हिंदी में जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। जो जलोढ़ मृदा है वो क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है एलुविला सॉइल। जर्नली इस पर वीट, शुगर केन, पल्सेस और राइस को ग्रो किया जाता है। तीसरा पॉइंट, जहाँ पर भी एलुविला सॉइल पाई जाती है वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जहाँ भी ये सॉइल पाई जाएगी वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है ना। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और भांगर। ठीक है ना। आगे देखो, 4th पॉइंट ये है कि अगर ढंग से इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं। 4 पॉइंट एलुविला सॉइल के क्लियर है। भारत के सबसे बड़े भाग में पाई जाती है। वीट, शुगर केन, दाल, राइसेस उगाए जाते हैं। उसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो इसकी फर्टिलिटी पावर को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं या रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल या रेगर सॉइल। उसके बाद आता है, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम ज़्यादा होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इस सॉइल में डीपली क्रैक होते हैं। ये सॉइल डीपली क्रैक होते हैं। आपने क्रिकेट की पिच तो देखी होगी, उसमें हल्की हल्की दरारें होती है ना, वैसी दरारें ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी पर भी होती है। भारत में ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ब्लैक सॉइल भी हो गया, उसको कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके अंदर, मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है, जिसकी वजह से डीपली क्रैक होती है। उसके बाद आता है हमारे पास ये रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल जो है वो डेक्कन प्लेटू पे ज़्यादा पाई जाती है। लाल और पीली मृदा जो होती है वो दक्कन प्लेटू यानी दक्कन के पठारों पे पाई जाती है। जनरली भारत के मिड पार्ट में है। महाराष्ट्र, जहाँ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र है ना, ये वहाँ है दक्कन प्लेटू, तो वहाँ ये सॉइल ज़्यादा पाई जाती है, रेड एंड येलो सॉइल। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के साउथर्न मोस्ट पार्ट पे भी ये सॉइल पाई जाती है। ये इग्नियस रॉक की वजह से मिलती है। इग्नियस रॉक को अग्निय चट्टानें कहा जाता है। वो चट्टानें जो लावा के ठंडे होने से बनती है उसे कहते हैं इग्नियस रॉक। अब जनरली जो रेड कलर होता है
जो लावा होता है ना, ज्वालामुखी देखा है, वॉल्केनो देखा होगा आपने, तो उसके अंदर जो होता है वो मैग्मा होता है। जब मैग्मा बाहर आता है तो वो लावा बन जाता है। अगर वॉल्केनो के अंदर है तो उसे मैग्मा कहा जाता है, और वो बाहर आ जाता है जब उसका, तो उसको लावा कहा जाता है। जनरली आप देखो तो वो रेड कलर का होता है, डार्क रेड कलर का, थोड़ा रेड कलर का होता है। तो रेड एंड येलो सॉइल को जो कलर मिलता है, वो रेड कलर जो मिलता है वो इग्नियस रॉक की वजह से मिलता है। और जब येलो कलर मिलता है तो येलो कलर इसलिए हो जाता है, जब उस लावा के अंदर पानी मिल जाता है थोड़ा, तो वो येलोइश कलर का हो जाता है। इस तरीके से रेड एंड येलो सॉइल बनती है। अगला लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल में, इसमें थोड़ा आप स्क्रीन देख रहे होंगे, थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ह्यूमन कंटेंट है, ह्यूमस कंटेंट होता है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ये, ह्यूमस कंटेंट। इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है लेटराइट सॉइल के अंदर। मोस्टली टी और कॉफ़ी ग्रो किया जाता है लेटराइट सॉइल पर। भारत में कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, असम, इस जगह जो है लेटराइट सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। कैशूनट यानी काजू, काजू भी लेटराइट सॉइल पर ही उगाया जाता है। अगर अब बस इतने पॉइंट बहुत है। आगे एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या है? एरिड सॉइल को हिंदी में कहते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय सॉइल जो होती है, एरिड सॉइल जो है, वो रेड एंड ब्राउन कलर की होती है। रेड एंड ब्राउन कलर की होती है। इसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, पाया जाता है। लेस ह्यूमस कंटेंट होता है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इसलिए अगर ढंग से इसका इस्तेमाल किया जाए तो हम एरिड सॉइल को, यानी रेतीली मिट्टी को, इसे सैंडी सॉइल भी कहते हैं, ध्यान रखना, पर भी हम कुछ ना कुछ कल्टीवेट या कुछ ना कुछ उगा सकते हैं। रेड एंड ब्राउन कलर की होती है, साल्ट ज़्यादा होता है, इसे सैंडी सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। लेस ह्यूमस कंटेंट होता है इसके अंदर, लेकिन ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इस मिट्टी पर भी क्रॉप्स उगाई जा सकती है। फिर आता है फॉरेस्ट सॉइल। क्या होती है? फॉरेस्ट सॉइल जो होती है अक्सर माउंटेन पे पाई जाती है, इसलिए इसको माउंटेन सॉइल के नाम से भी पाया जाता है। इसमें ये एसिडिक कम होती है, इसमें एसिड की मात्रा कम होती है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने आपको 6 तरह की सॉइल के बारे में करा दिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार आता है एग्ज़ाम में। अगला है रिसोर्सेज प्लानिंग। क्या होती है? रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होते हैं? रिसोर्सेज प्लानिंग, या इसका हिंदी में नाम होता है संसाधन नियोजन, क्या होते हैं? रिसोर्सेज प्लानिंग जो होती है, रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब होता है रिसोर्स को प्लान करके अच्छे से उसका यूज़ करना, यानी रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करना और उसके बाद उसका यूज़ करना, ताकि रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो सके और रिसोर्स ख़राब ना हो। रिसोर्सेज प्लानिंग के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि रिसोर्सेज को प्लान करके यूज़ करना, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं संसाधन नियोजन। नेक्स्ट पॉइंट आता है नीड्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। आज की डेट में हमें संसाधन नियोजन या रिसोर्सेज प्लानिंग की नीड क्या है? 3 तरह की नीड है हमें रिसोर्सेज प्लानिंग को लेकर। पहला, सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए, एक टिकाऊ जीवन जीने के लिए। दूसरा, कि रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, अगर एक बार ख़त्म हो गए तो बनने में लाखों करोड़ों साल लगेंगे, तब तक ना आप जी रहे होंगे ना मैं। अगर ख़त्म हो गए तो हम इसको दोबारा नहीं बना सकते, इसलिए हमें इसका सोच समझकर अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, रिसोर्सेज को प्लानिंग करने की ज़रूरत बेटा इसलिए भी है क्योंकि अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के रिसोर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जो पेट्रोलियम है वो मुंबई हाई में पाया जाता है, दिल्ली में थोड़ी पाया जाता है। उसी तरीके के हर रिसोर्स एक डेफिनेट प्लेस पर ही पाए जाते हैं। हर जगह हर तरह का रिसोर्सेज अवेलेबल
नहीं होता। इसलिए हमें इसे प्लान करके अच्छे से यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोलियम हमारे देश में ज़्यादा नहीं है, हम गल्फ़ कंट्री से लेते हैं, तो हमें सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, हर एक स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर सारा ही दिल्ली कर ले, सारा ही मुंबई कर ले, तो बाकी स्टेट्स वाले कहाँ जाएंगे। इसलिए रिसोर्सेज भारत के अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के रिसोर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको प्लान करने की ज़रूरत हो जाती है। तो रिसोर्सेज प्लानिंग के 3 तरह की नीड्स मैंने आपको बताई अभी। पहला कि सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए, दूसरा रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, तीसरा क्या है भारत के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरह के रिसोर्स पाए जाते हैं, इसलिए भी हमें क्या करना चाहिए, इसको रिसोर्सेज को प्लान करके ही यूज़ करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन जो अक्सर आ जाता है रिसोर्सेज प्लानिंग वाले में से ही, टॉपिक में से, कह रहे हैं रिसोर्सेज प्लानिंग के मेथड क्या है, मेथड ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग बताना है। तो 3 तरह से हम रिसोर्सेज प्लानिंग के मेथड होते, 3 मेथड होते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग के। पहला आइडेंटिफिकेशन करना कि भारत के किस पार्ट में कितनी क्वांटिटी में और कितनी क्वालिटी में कौन सा रिसोर्स उपलब्ध है। पहला ये प्लानिंग करना कि भारत के कौन से पार्ट में कितनी क्वांटिटी और कितनी क्वालिटी में रिसोर्स अवेलेबल है, इसका आइडेंटिफिकेशन करना। दूसरा क्या करना, प्रॉपर इवैल्यूएशन करना या प्लानिंग करना कि हम कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कौन सी टेक्नोलॉजी से करेंगे, मतलब एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को डेवलप करना और उसके इंस्टीट्यूशन स्थापित करना। जैसे देखो फॉर एग्जांपल कोल तो है ना, अर्थ के नीचे कोल है, लेकिन कोल को यूज़ करने के लिए मशीनरी को डेवलप करना, ठीक है ना, उसकी स्किल्स को डेवलप करना कि किस तरीके से हम इसका पूरा यूज़ कर सकते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन करना, दूसरा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल स्किल डेवलप करना, मतलब उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को डेवलप करना और उसके इंस्टीट्यूशन स्थापित करना ताकि उस रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल हो सके। तीसरा जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान बनाया है, जो हमने रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान बनाया है उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ ऐड कर देना, दोनों को क्या कर देना, दोनों को मैच कर देना। किससे, रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से लिंक कर देना। क्लियर है इतना? चलो अगला है क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुआ था, वो समिट कब हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये ब्राज़ील की एक सिटी है, वहाँ पर ये समिट हुआ था। इसको हम अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट समिट था एनवायरनमेंट को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनसीईडी का पूरा नाम लिखो। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अगला आता है गुलीस क्या होती है? गुलीस क्या होती है? आपने अगर कभी खेत देखे होंगे, खेत देखें तो बारिशों के टाइम पर क्या करते हैं, खेतों से पानी निकालने के लिए एक नाला सा बना देते हैं ना, ताकि खेतों के बीच से पानी निकल जाए। उसी तरीके से जब बारिश तेज होती है और जो बारिश का पानी होता है खेतों में से निकलने के लिए अपना रास्ता खुद बना लेता है, मतलब एक जो मिट्टी होती है उसको साथ बहते हुए ले जाता है और एक चैनल सा बन जाता है। देखा होगा आप, जिस तरीके से खेतों से पानी निकालने के लिए क्या करते हैं, अपने आप एक नाला सा बना देते हैं ना छोटा सा, ताकि खेतों में से पानी निकल जाए बारिशों के टाइम पर। उसी तरीके से जब बारिश तेज होती है तो वो अपने आप खेतों के बीच से मिट्टी को चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है और एक चैनल सा बन जाता है। उसको हम कहते हैं गुलीज। अगर ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आपको अच्छे से अभी बनाकर दिखाता कि किसे कहते हैं गुलीज।
नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग के बारे में मैं अभी नहीं, आगे क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो। अक्सर एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से मैंने उसी क्वेश्चन को बोर्ड में आते हुए देखा है अक्सर, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसी में मैं कराऊंगा स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है। लीचिंग क्या होती है, लीचिंग कहाँ होती, क्या होती है, और किस सॉइल पर जनरली लीचिंग डेवलप होती है। तो लीचिंग जो होती है, लीचिंग का मतलब होता है, देखो जब हैवी रेनफॉल होती है या हैवी रेन होती है तो उसके बीच में क्या होता है, जो सॉइल्स के न्यूट्रिशंस होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे बह जाते हैं पानी के अंदर। जब भी बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, तो सॉइल में जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे के सारे बह जाते हैं। इसे कहते हैं लीचिंग। और ज़्यादातर लीचिंग जो होती है वो लेटराइट सॉइल के ऊपर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा ये एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ तो आप कर लोगे आराम से। अच्छा, अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। ब्लैक सॉइल कहाँ डेवलप्ड होती है, और ब्लैक सॉइल के क्या है, ब्लैक सॉइल पे क्या क्या उगाया जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर क्या होती है, ब्लैक सॉइल ग्रो की, ब्लैक सॉइल जनरली यहाँ इन स्टेटों में पाई जाती है। कुछ और स्टेट्स भी है जहाँ पाई जाती है, लेकिन सारे नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता। 3 स्टेट्स के नाम पूछे हैं तो हमने 3 स्टेट्स के नाम बता दिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। नेक्स्ट, जनरली इस पर कॉटन उगाया जाता है, बताया था ब्लैक सॉइल के फीचर में। कॉटन उगाया जाता है, तंबाकू और शुगर केन, गन्ना और तंबाकू भी इसके ब्लैक सॉइल के ऊपर ग्रो किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी का कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, गिव 3 फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। अब क्या है, ये पूछ रहा है ईस्टर्न कोस्ट पर। आपने अगर इंडिया का मैप ध्यान से देखा होगा तो एक तरफ बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरेबियन सी है। तो जिस तरीके से जहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, उसके किनारों को हम ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं, मतलब जो जहाँ समुद्री तट है उसे कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट। अब वो ईस्टर्न कोस्ट पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, ईस्टर्न कोस्ट पर सॉइल पाई जाती है एलुविला सॉइल। इसके 3 फीचर्स बताने हैं। बहुत ज़्यादा फर्टाइल्स होती है, मैंने बता दिया था। एलुविला सॉइल के 3 फीचर इसी सॉइल के अंदर आप डाल सकते हो। तो कौन सी सॉइल पाई जाती है ईस्टर्न कोस्ट पर, एलुविला सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उसके 3 फीचर आप सॉइल वाले में से लिख सकते हो। नेक्स्ट, इसको क्वेश्चन को अभी मैं कराता हूं, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो कि भारत में लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या कारण है। देखो, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड का खराब होना। आज क्या कर रहे हैं हम लोग, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, लैंड का ख़राब होना, यानी उस पर कुछ भी कल्टीवेट ना कर पाना। इंडिया में इस समय 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेडेट हो चुका है। मतलब 130 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 130 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना हेक्टेयर लैंड डिग्रेडेड हो गया। अराउंड जितना भी लैंड डिग्रेडेड हुआ है उसका 28% फॉरेस्ट वाला एरिया, मतलब 28% फॉरेस्ट वाला एरिया ख़राब हो गया है। 56% जो है वो दूसरी वजह, 56% जो होता है हो गया है वो पानी की वजह से हो गया, पानी वाला एरिया हो गया, या हैवी रेनफॉल हुई उसकी वजह से हो गया। अदर बाकी जो परसेंटेज बच गया वो अदर रीज़न से लैंड ख़राब हो गया है। लैंड ख़राब होने के सबसे बड़े कारण क्या है, लैंड ख़राब होने के सबसे बड़े कारण ये है कि लैंड ख़राब होने से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
लैंड खराब होने के से बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि एफॉरेस्टेशन करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। क्योंकि जब भी हम पेड़ लगाते हैं तो जो पेड़ की रूट्स होती है वो मिट्टी को जकड़े हुए रखती है। और याद रखना, मिट्टी की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो बह गई या वो ख़राब हो गई तो वो लैंड ख़राब हो जाता है। कहने का मतलब है जो पेड़ है वो उसकी रूट्स जो है वो मिट्टी को बांध के रखती है, और किसी भी चीज़ को अगर वो बांध के रखेगी तो वो पानी में नहीं बहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ ताकि सॉइल की ऊपरी लेयर ख़राब ना हो, अपने आप लैंड ख़राब होने से बच जाएगा। दूसरा, एंड जो ग्रेजिंग है, एनिमल्स जो ग्रेजिंग करते हैं या जो चारागाह की फसलें होती है, जैसे जानवरों को चराया जाता है, पशुचरण किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जब जानवर अगर कोई घास खाता है, मान लो किसी ने घास खाई जानवर ने, तो वो घास को मुंह से पकड़ता है और ऐसे ही खींच लेता है, जिससे क्या होता है घास जो है रूट्स के साथ टूट के बाहर आ जाती है। और मैंने आगे अगेन बोला, अगर टॉप लेयर ख़राब होएगी तो लैंड ख़राब हो ही जाएगा। तो जानवर जब खाते हैं किसी घास को तो वो पूरा का पूरा उसको निकाल देते हैं, जिससे वो घास के साथ साथ, ग्रास के साथ साथ सॉइल की ऊपरी लेयर भी बाहर आ जाती है और वो ख़राब हो जाती है। अगला, कंस्ट्रक्टिंग डैम। डैम बनाओ, क्योंकि अगर आप डैम बनाते हो तो जो होता है नदियों का पानी साइडों से फ्लो नहीं करेगा। अगर नदियों का पानी साइडों से फ्लो करेगा तो वो अपने साथ मिट्टी को भी बहा कर लेकर जाएगा। अगर हम डैम बना देंगे तो सॉइल, जो रिवर्स का पानी है वो ओवरफ्लो नहीं करेगा, बाहर नहीं निकलेगा, और लैंड भी या नदियों के आसपास की सॉइल भी अनफर्टाइल होने से बच जाएगी। ठीक है ना। इसके कई तरह के टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स क्या है करने की? प्रॉपर क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए, हमें फसल बार बार बदल के उगानी चाहिए। क्योंकि अगर हम बार बार फसल बदलेंगे ना, बदल के उगाएंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी पावर जल्दी ख़राब नहीं होगी। ये साइंस भी कहती है, अगर हम बार बार एक ही तरह की क्रॉप्स उगाते रहेंगे, कंटिन्यूसली उगाते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, हमें टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, अगले से अगले क्वेश्चन में आपको डिटेल में बताया जाएगा। अच्छा, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अब ये दे रखा है कि हमारे देश में लैंड कितना % लैंड कौन सा है, फॉरेस्ट लैंड कौन सा है, वेस्ट लैंड कौन सा है। तो आपको ये नंबर्स याद करने पड़ेंगे, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, लैंड खराब होने के क्या कारण है? लैंड खराब होने के कारण उल्टा कर दो उसका, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा गया है इसलिए लैंड खराब हो गया है। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, हमने एग्रीकल्चर वाले लैंड को इतना एक्सटेंड कर दिया कि जंगल सारे काट दिए, उस पर खेती करने लग गए, और खेती अगर बार बार करोगे तो सॉइल अनफर्टाइल हो जाएगी। दो कारण, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, मतलब पेड़ों को अंधाधुंध काटा है, जंगलों को काटा है। दूसरा, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करने के चक्कर में लैंड खराब हो गया। तीसरा, माइनिंग को हिंदी में कहते हैं खनन। अब ज़मीन के नीचे से खनिज निकालने या मिनरल्स निकालने के प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। जब भी हम ज़मीन के नीचे से खनिज या मिनरल्स निकालते हैं तो ये जनरली जंगलों में निकाला जाता है जहाँ पर रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो उसके आसपास के कई सारी मशीनें वर्क करती है और बहुत बड़े बड़े गड्ढे करती है, जिसमें वो सारा लैंड खराब हो जाता है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आता है, डेफिनेटली वो क्वेश्चन आता है। तो पहले ये सुन लीजिए, इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, आर्थिक विकास हुआ, वैसे वैसे हमने रिसोर्सेज को ज़्यादा कंजप्शन करना शुरू कर दिया रिसोर्सेज का।
मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, जैसे जैसे आर्थिक विकास हुआ, हमने रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए। ऐसा किस प्रकार हो रहा है बताना है। तो सिंपल सी बात है, आसान सा बताता हूँ। देखो, जैसे जैसे एग्रीकल्चर सब्सिडेंस फार्मिंग से, मतलब पहले हम खेती अपने लिए करते थे, जैसे जैसे हमने कमर्शियल एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, यानी बेचने के उद्देश्य से खेती करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे हमने क्या किया, सॉइल का ओवर यूटिलाइजेशन किया, ज़रूरत से ज़्यादा सॉइल का इस्तेमाल किया और सॉइल खराब हो गई। जैसे जैसे हमने कमर्शियल एग्रीकल्चर किया, जैसे जैसे हमने बेचने के लिए एग्रीकल्चर करना शुरू किया, वैसे वैसे हमने सॉइल का ओवर यूटिलाइजेशन किया, जिसकी वजह से सॉइल ख़राब भी हुई और उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी किया गया। दूसरा, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा, वैसे वैसे हमने नेचुरल रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोयले को देखा है, कोयला काला पत्थर था, उसे सड़क पे पड़ा रहता था, कोई उठाता नहीं था। जब तक इंसान ने उससे चलने वाली मशीनें नहीं बना ली, तब तक कोयला एक रिसोर्स नहीं बना। और जैसे ही उसने कोयले से चलने वाली मशीनों को बना लिया या फैक्ट्रियों में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वो कोयला जो सड़क के किनारे पड़ा रहता था, जिसे कोई उठाता नहीं था, उस कोयले का ओवर यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गया। और आपको मैं अभी जर्नली बता दूं कि हमारे देश में 67% जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कोल से ही बनाई जाती है। कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। जबकि आपको पता है हम हाइड्रल तरीके से भी हाइड्रो तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ना करके हम थर्मल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं और कोल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो ओवर यूज़ हुआ ना। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, वैसे वैसे हमने क्या किया, रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो गया। दूसरा, कमर्शियल एग्रीकल्चर अगर करना शुरू कर दिया, उससे सॉइल का ओवर यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। तीसरा, मैं अपने तरीके से बता देता हूँ, तीसरा पॉइंट, आपको पता ही है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हमने समर सील की मोटर लगाना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, ज़मीन से पानी निकालने की क्षमता को बढ़ा दिया। हम ज़मीन से अंधाधुंध पानी निकालते जा रहे हैं। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर लेवल को, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे दुखदायक है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर, हार्डली 3 साल लगा लो, अंडरग्राउंड वाटर लेवल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम उसे रिचार्ज कर नहीं रहे हैं और अंडरग्राउंड वाटर लेवल को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन में यही है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमने ओवर यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। 3 एग्जाम्पल दिए, एक कमर्शियल एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल दिया, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जाम्पल दिया जिसमें कोल वाला समझाया, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया समरसील की मोटर वाला एग्जाम्पल दिया। ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सॉइल इरोजन को हम हिली एरियाज़ पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ा बहुत ब्लैक बोर्ड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसी के थ्रू आपको समझाने की। अगर नहीं आया तो स्कूल ओवर होने पर इस क्वेश्चन को मैं और अच्छे से करा दूँगा। अब देखो, सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का खराब होना। अब हिली एरिया पर इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। मान लो कि ये माउंटेन है, ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, माउंटेन है। अब यहाँ बारिश होती है, ठीक है ना, सॉइल सारी नीचे बह जाएगी,
अगर हिली एरियाज पर ऊपर से बारिश होती है तो बारिश होने के कारण सॉइल की जो ऊपरी लेयर है वो पानी के साथ नीचे बह जाएगी। तो हम सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन होने से कैसे रोक सकते हैं? तो पहला है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? देखो, अगर स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, ये टेरेस है, आप क्या करो, आप जैसे टेरेस होता है ना, मतलब ऐसे कर सकते हो, सीढ़ी बनाते हो, सीढ़ी देखी होगी, सीढ़ी के अगर हम इस जगह ग्रो करें, इस जगह आपको अगर अनाज ग्रो करे या क्रॉप ग्रो करे तो पानी ऊपर से आएगा, यहीं रुक जाएगा, वो नीचे नहीं बह पाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा। अब यहाँ से अगर पानी नीचे नहीं जाएगा तो मिट्टी खराब होने से बच जाएगी। यानी आप टेरेस फार्मिंग करो, इस तरीके की खेती करो, जिससे क्या होगा, जिससे सॉइल खराब नहीं हो पाएगी। तो पहला क्या करना है, आपने टेरेस फार्मिंग करनी है, यानी सीढ़ी बनानी है, और सीढ़ी का जो प्लेन सरफेस होता है उस पर कुछ भी ग्रो करो, क्योंकि पानी आएगा वहीं रुक जाएगा, प्लेन सरफेस है, ठीक है ना, ज़्यादा नीचे नहीं पाएगा। अगर स्लोप होगा तो पानी डायरेक्टली नीचे आएगा, ठीक है, टेरेस फार्मिंग। दूसरा, लेस ग्रेजिंग, जानवरों को पहाड़ों पर कम से कम चराओ। अगर उन्होंने ग्रेजिंग ज़्यादा करी तो मैंने आपको बताया था वो कि ग्रास के सहित वो क्या करेंगे, उसको खाएंगे, और जब खाएंगे तो वो रूट्स उसकी बाहर आ जाएगी और सॉइल सारी खराब हो जाएगी। दूसरा आता है स्ट्रिप फार्मिंग। अब स्ट्रिप फार्मिंग देखो बेटा, ब्लैक बोर्ड की अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, लेकिन देखो आप समझने की कोशिश करो। ये माउंटेन है, अगर यहाँ मैं एक पतली सी स्ट्रिप बना दूँ यूँ करके, और अगर बारिश ऊपर से आती है तो वो सीधा यहाँ से जंप कर जाएगी, यहाँ से सीधा यहाँ पे, और इसके अंदर जो भी होगा वो सॉइल को यहाँ से नीचे नहीं लेकर जा पाएगी, तो ये वाली सॉइल बच गई। इस जगह हम फार्मिंग कर सकते हैं, इसको कहेंगे स्ट्रिप फार्मिंग। यानी पतली पतली सी माउंटेन के बीच में स्ट्रिप बना दो, जिससे, और वहाँ अनाज ग्रो करो ताकि सॉइल खराब ना हो और उसको इरोजन होने से उसका बचाया जा सके। तीन तरह की, टेरेस फार्मिंग सीढ़ी नुमा खेती करो, स्ट्रिप फार्मिंग पट्टीदार खेती करो, पट्टी बना दो छोटी छोटी सी ताकि सॉइल इरोजन ना हो, और तीसरा लेस ग्रेजिंग, कम से कम जानवरों को चराओ जिसकी वजह से सॉइल खराब होने से बच जाएगी। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो स्कूल ओपन होने पर मैं आपको और अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे प्रॉपर ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन अच्छे से आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो भी क्लासेस होगी वो मैं जूम ऐप पर आपको दूंगा। मेरी क्लास सैटरडे होगी, सैटरडे सुबह 11 बजे मेरी क्लास होगी सोशल साइंस की, जिसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा। तो जिसने मेरी इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा वो पहले इन दोनों वीडियोस को देख लो, क्योंकि इस चैप्टर को मैं दोबारा जूम ऐप पे नहीं कराऊंगा। मैं अब अगला चैप्टर आपको कराऊंगा जूम ऐप पर, इसीलिए ही मैंने आपकी ये वीडियो बनाई है ताकि इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।